हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसीटी क्लासेस। और एक बार फिर से आपके सामने आए हैं और आज के लेक्चर में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पहले टॉपिक्स और डेरिवेशंस को कवर करूंगा और उसके बाद सीधा छक्का मारूंगा। और छक्का क्या मारा है कि आपके सामने बोर्ड्स के क्वेश्चन सब ले आया हूं मैं 2020 इसी साल 2 महीने पहले 3 महीने पहले जो बोर्ड्स के एग्जाम हुए हैं, मैं हर उस क्वेश्चन को आपसे करवाऊंगा और आप खुद बताना रियलिटी कि क्या ये क्वेश्चन सच में बोर्ड लेवल के लिए टफ थे या नहीं थे। क्योंकि टफ हमें हर चीज लगती है, वो माइंड में है कि टफ है टफ है टफ है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। और ये वीडियो लेक्चर अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी 7-8 वीडियोस हैं, उन्हें कंप्लीट करके अगर ये देखोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हम एक साथ कोर्सेज को करते हुए चल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने कर लिया है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार फटाफट से। 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स, 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं ए बी एंड सी डी। तो ए बी ये रहा एक डाइपोल। डाइपोल का मतलब पता ही आपको, 2 सेम आइडेंटिकल अपोजिट चार्जेस, मतलब आइडेंटिकल है, मतलब चार्जेस सेम है लेकिन साइन उनका अपोजिट है। तो दिस इज ए बी, ए में प्लस क्यू चार्ज है, बी में माइनस क्यू चार्ज है। और दूसरा एक है आपका सी डी, सी में प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। ये क्वेश्चन में गिवन है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था। तो मैंने एज इट इज डायग्राम को कॉपी कर लिया है। ए में प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, फिर ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। एक डाइपोल ये रहा, एक डाइपोल ये रहा। डाइपोल्स के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ई इस तरफ से आ रही है आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में लग रही है। तो दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, दिस इज द होल डायग्राम। ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम है। बात करते हैं करना क्या है। 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, दोनों का ही डाइपोल मोमेंट पी है। इसका मतलब चाहे ए बी हो चाहे सी डी हो, डाइपोल मोमेंट दोनों का ही क्या है आपका, सेम है। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, इसका डाइपोल मोमेंट P2 है, तो P1 P2 बराबर है P के। आंसर यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आया था, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। सेक्शन सी 3 नंबर का क्वेश्चन है और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है। आप लोग बोर्ड का है पेपर साथ में रख सकते हैं, ठीक है, कि आपको वेरीफाई कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। ये 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हमें, डाइपोल मूवमेंट सेम है, 120 डिग्री के एंगल पे है। तो ये रहा पहला डाइपोल, ये रहा दूसरा डाइपोल, और दोनों डाइपोल के बीच में एंगल 120 दिया हुआ था। टू ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है एक्स एक्सिस तरफ इस डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इस बात का ध्यान रखना। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर मैं बात करूं नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस टू प्लस, वैसे ही यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस टू प्लस, नीचे की तरफ आएगा। इधर है डाइपोल मूवमेंट सेम दोनों के, लेकिन डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है आपकी, वो इस वाले में सीडी में टूवर्ड्स आपका सी होगा और ऊपर वाले में टूवर्ड्स ए की तरफ, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज माइनस टू प्लस। चलिए फाइंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का डाइपोल मूवमेंट निकालना है। फाइंड आउट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। और सेकंड पार्ट आपको क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट बोला हुआ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड भी निकालो टॉर्क का और डायरेक्शन भी निकालो टॉर्क की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना, अब डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, टोटल डाइपोल मूवमेंट निकालना है। आपको पता है एक डाइपोल मूवमेंट P इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका, ये आपने करा होगा 11th क्लास में भी, एक P इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक P इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज कीजिए ये P1 है, ये P2 है, इन दोनों का एंगल जो है वो 120 डिग्री है। यही है, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट मुझे निकालना है, द नेट रिजल्टेंट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। तो आपको पता है हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालना हमको आता है। P रिजल्टेंट में निकाल सकता हूं अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। 11th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट निकालने का। 2 अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी के बीच में रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकाल लूंगा, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। तो P रिजल्टेंट जो आएगा P1 का स्क्वायर, अच्छा P1 P2 P के ही बराबर है, क्योंकि बोला हुआ है
आपका जो डायपोल मोमेंट है, ईच डायपोल मोमेंट इज पी, दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है। तो ये हो गया पी का स्क्वायर 2p1 p2 का 2p स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये भी पता होना चाहिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो थीटा कितना हो गया, थीटा इज 120 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। अब बात करते हैं इसके आगे, अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 120 इज माइनस हाफ, कॉस 90 प्लस 30, ठीक है, आपको पता है 90 पे चेंज हो जाता है साइन 30, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है, तो माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया। सो जब p रिजल्टेंट जो मेरा आएगा इट विल बी 2p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, क्योंकि -1 बाहर आया, 2 से 2 कट गया, 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इट इज अंडर रूट p स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू p। तो जो नेट आया है, नेट जो रिजल्टेंट आपका होगा, नेट रिजल्टेंट जो होगा वो p ही होगा, द नेट रिजल्टेंट इज p। ये आपने देख लिया, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि वैल्यू दे ही नहीं रखी थी, इन टर्म्स ऑफ p ही आंसर निकालना था, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर 2p1 p2 cos थीटा। ये क्वेश्चन नोट कर लो, मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा क्योंकि स्पेस खत्म हो गया है, तो वीडियो के पॉज करके मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आप फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फाइनली जब एग्जाम में देने जाओगे तो आपके पास एक अच्छा खासा बंच होगा क्वेश्चंस का, तो इनको नोट करते चलिए। तो अब पी नेट जो निकल के आया है, जो आपका एग्जैक्ट पी नेट निकल के आया है, तो पी नेट कितना निकल के आया है, पी नेट पी के ही बराबर है, ठीक है। और मैं बात करूं नेट रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, तो नेट रिजल्टेंट का एंगल आपको पता है, ये मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया था, दिस इज P1, दिस इज P2, ठीक है, 120 डिग्री है, तो जो नेट रिजल्टेंट P आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर मेरा P1 इस डायरेक्शन में है, P2 मेरा इस डायरेक्शन में है, ये पूरा 120 था, ये बीच में एक्स एक्सिस थी, इस तरीके से ये एक्स एक्सिस भी था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये P1 P2 थे, तो ये 120 डिग्री का एंगल था। 120 में से आपको पता है ये 90 रहा होगा, तो ये कितना होगा 30, ये 90 रहा होगा, ये क्वाड्रेंट तो 90 होगा ना, ये 90 है और ये बचा हुआ 30, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, और कुल मिला के P1 P2 का जो नेट आया वो P आया, तो दोनों रिजल्टेंट का बीच में से बाइसेक्टर बनेगा। ये आपने 11th क्लास में अच्छा खासा पढ़ा हुआ है कि P1 ऐसे P2 ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, 120 को जो नेट रिजल्टेंट P आया वो बीच में से बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, डेट विल बी 60 डिग्री फ्रॉम आइदर साइड, या तो 60 डिग्री ऊपर से ले लो, 60 डिग्री नीचे से ले लो, कहीं से भी ले लो, एक ही बात है। तो मैंने इस तरीके से ले लिया, दिस इज P नेट, जो P वेक्टर है दिस इज P नेट, P नेट P के बराबर है, और मैंने मान लिया कि नीचे से ये 60 डिग्री है, अच्छा नीचे से ये 60 डिग्री है, लेकिन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, होगा नहीं होगा, ये पूरा 120 था, ये पूरा 120 था, ये बीच में से बाइसेक्टर बना, ये 60, ये 60, तो नीचे वाला एंगल भी 30 है, तो ऊपर वाला बचा हुआ भी कितना हो जाएगा 30। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो P नेट होगा आर मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो नेट P आया है उसके बीच का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, उसके बीच का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब यहां पर ये एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री। सो आगे बढ़ते हैं, P नेट आपने निकाल लिया है, तो P नेट निकाल लिया है, 60 डिग्री आ गया, डायपोल मोमेंट आपने बता दिया कि डायपोल मोमेंट P ही होगा, और डायपोल मोमेंट P होगा, जो एंगल बीच में से ये बनाएगा, ये 60 डिग्री बनाएगा दोनों P1 P2 के बीच में से, ठीक है। उसके बाद निकालना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो 1.5 नंबर का सवाल हो गया, 1.5 नंबर का बचा है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन ही आया था पेपर में। अब बोला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ विच इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये आपको पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू P क्रॉस E, और जब मैं साथ में लिखता हूं तो PE साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E, P और E के बीच का एंगल होता है थीटा, ध्यान रखना थीटा 60 या 120 नहीं डलेगा,
द नेट पी नेट ये रहा, पी नेट ये रहा, नेट पी जो पी ही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पी नेट ये रहा। तो जो एंगल हुआ इन दोनों के बीच वो सिर्फ 30 डिग्री हुआ, 60 नहीं हुआ, 120 नहीं हुआ, 120 टोटल था। पी नेट निकाला, बीच में से चीरता हुआ गया, बीच में से चीरता हुआ गया तो बाइसेक्टर बन गया, बाइसेक्टर बन गया तो यहाँ से 60 डिग्री, इतना 60 तो इतना 30 माइनस कर दिया, बचा हुआ कितना 30। तो थीटा जो होगा वो आपका 30 डिग्री होगा। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, पी की वैल्यू पी नेट लिख लेता हूं मैं, नेट पी कितना आया, पी ही आया, ये रहा मेरा पी ही आया था, तो पीई साइन 30 डिग्री, तो ये आ गया हाफ पीई। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, अब आपको एक चीज आपने जब क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास में पढ़ा होगा तो एक चीज पढ़ी होगी कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है द थर्ड वेक्टर विल बी द परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अब आपको पता है पी नेट और ई ये एक्स वाई प्लेन पर है, पी नेट और ई दोनों एक्स वाई ग्राफ पर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स वाई ग्राफ पर अगर पी क्रॉस ई है तो इन दोनों के क्रॉस से जो नया वेक्टर टॉर्क टाउ बनेगा वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर किसी तीसरी एक्सिस पे होगा। और एक्स वाई प्लेन के अलावा जो तीसरी एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है वो कौन सी होती है, जेड एक्सिस। तो द डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल अलोंग जेड एक्सिस। टॉर्क की डायरेक्शन में लगेगा, जेड एक्सिस में लगेगा, टॉर्क की डायरेक्शन में लगेगा, जेड एक्सिस में लगेगा। क्यों? क्योंकि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और P और E दोनों एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स एक्सिस यदि, वाई यदि, तो जो बाहर की तरफ निकलती हुई आएगी उस आपका उस एक्सिस के अलोंग टॉर्क काम कर रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आपके सामने, ये 2020 के पेपर में ही ये सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है। 5 नंबर में 2 पार्ट आए थे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करेंगे। अभी मैं 2020 के ही क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, और आप देखना कि अगर आपने चैप्टर 1 ढंग से करा हुआ है या मेरी वीडियोस को फॉलो करा हुआ है तो ये एक डेरिवेशन है, ये मैंने आपको करवा रखी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, और इसके साथ ग्राफ भी आ रखा है। आप पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो संभाल के रख लो इन सवालों को, ये बहुत काम आएंगे। इससे आपको रियलिटी में पता चलेगा कि हाँ, अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूं तो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो दिस इज द क्वेश्चन, यूज गॉस लॉ टू शो दैट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। गॉस लॉ लगाना है और ये शो करो कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, डेरिवेशन आ गई है। स्फेरिकल चार्ज शेल में 2 केसेस बताए थे मैंने आपको, हॉलो और सॉलिड। हॉलो में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में कंडक्टिंग, इन तीनों के केसेस एक, और सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग उसका केस अलग। ये करवा रखा है मैंने। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्मॉल आर ऊपर आता है, के क्यू आर बाय आर स्क्वायर करके जो आता है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन में आर स्क्वायर, याद कर लो, नहीं तो डेरिवेशन आई बटन पे ऊपर क्लिक कर लेना, वहां पर भी मैं डाल देता हूँ आई बटन पे, कि वहां से भी आप जा सकते हो, और लास्ट में नीचे प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वापस वीडियो को देख सकें। तो अब इन्होंने कहा है कि गॉस लॉ से प्रूव करिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके किसी आउटसाइड पी पॉइंट पर, अब खुद याद करना है डेरिवेशन के करी हुई है नहीं करी हुई है, किसी यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म है तो चार्ज इज एट द सरफेस, चार्ज सरफेस पर बैठा है, किसी बाहर पी पॉइंट तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही लगेगी जितनी एक चार्ज कंसंट्रेटेड हो एक पॉइंट पे। जब चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4πε0 q/r²। तो इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी बाहर पी पॉइंट पे लगानी हो। चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर का मतलब क्या होता है, सिंपल एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना 1/4πε0 दिस q अपॉन में r²। ठीक है, r इज द डिस्टेंस, आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से निकाल रहे हो वो इसका डिस्टेंस होता है। तो ये तब का होता है जब चार्ज आपका क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पर, एक एक्यूमुलेट है एक जगह पर। यही डेरिवेशन ये बोल रहे हैं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आनी चाहिए,
कि आप गॉस थ्योरम से प्रूफ करके दिखाइए कि किसी भी आउटसाइड स्फेरिकल शेल के बाहर पी पॉइंट तक जाने पे भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट करती है। कर लेते हैं, हमने करा हुआ है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिव 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 चार्ज जो है इसका सरफेस पे पूरा का पूरा लाई करता है, आपको पता होगा। नॉन कंडक्टिंग में, फिर बता रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, लेकिन हॉलो के कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड के कंडक्टिंग में सेम ऐसी रहता है। दिस इज द सेंटर ओ, ये मुझे किसी पी पॉइंट पे निकालनी है, ये मुझे किसी पी पॉइंट पे निकालनी है। अब आपको पता है गॉस थ्योरम अगर मुझे आउटसाइड मतलब इसके बाहर लगाना है, स्फेरिकल शेल के बाहर कहीं निकालना है, तो गॉस थ्योरम तभी लग सकती है जब वो गॉसियन सरफेस हो, मतलब क्लोज्ड सरफेस हो। तो मैंने इमेजिनरी सरफेस बना लिया, इमेजिनरी सरफेस बना लिया। इमेजिनरी सरफेस बनाने के बाद मैंने क्या करा, यहां पर मैंने डीएस ले लिया। डीएस क्या होगा, छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट, डीएस ले लिया। अब यहां पर जो मेरा चार्ज बैठा हुआ है, अच्छा इसको मैं एक नाम दे देता हूं, मैंने ए नाम दे दिया, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल आर, ये डीएस सरफेस एरिया एलिमेंट है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। इस डीएस सरफेस एरिया एलिमेंट की वजह से इसका नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर, वो भी बाहर की तरफ, और जो आर रेडियस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ। ध्यान से समझो मेरी चीजों को, क्या कह रहा हूं मैं। इस डीएस आपका सरफेस एलिमेंट के परपेंडिकुलर रहता है नॉर्मल वेक्टर, ये आपको पता है, फ्लक्स में पढ़ा है आपने। तो इस डीएस वेक्टर के नॉर्मल मतलब कि आउटवर्ड नॉर्मल हो गया बाहर की तरफ, ये सरफेस परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, नॉर्मल वेक्टर बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से आउटवर्ड ही निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। उसके बाद दिस इज द आर, ओ ए कैपिटल आर है, ठीक है। जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा आप वीडियो को बेशक से स्लो भी कर सकते हो। ओ ए इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द शेल, ठीक है। और विथ ओपी इज इक्वल टू स्मॉल आर, ये पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ओपी, ओ से लेके पी तक ये डिस्टेंस जो है दिस इज स्मॉल आर। अब ओपी दिया हुआ है स्मॉल आर, ओ ए दिया हुआ है कैपिटल आर। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है, ई डॉट डीएस का इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई के साथ एन वेक्टर आ जाता है, ई एन डीएस, ठीक है। आपको ये पता होगा एन क्या होता है, इस डीएस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर चलता है और इसी के बीच का एंगल होता है थीटा, इसी के बीच का एंगल होता है थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर की तरफ, एन यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ, ई बाहर की तरफ, एन बाहर की तरफ, तो जो ई एन कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और जब ई एन कॉस 0 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब एन एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर डल जाएगी 1। जब मैग्नीट्यूड डाल ही दूंगा मैं, जब इसे ओपन कर लूंगा, ई एन क्या होगा, ई का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो 0, क्योंकि द एंगल बिटवीन एन यूनिट वेक्टर, ये भी मैंने फ्लक्स में सीखा है, एन यूनिट वेक्टर और ई का डायरेक्शन सेम है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो 0, एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू डल जाएगी तो 1 ई एन, और यहाँ रह जाएगा कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये बच जाएगा ई ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो s आ जाएगा, ठीक है। और s की वैल्यू में अगर लिमिट डाल दूं 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रल पूरे सरफेस एरिया के लिए करूंगा तो ये सरफेस एरिया क्या है, स्फीयर है, पूरा सरफेस एरिया स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर। गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ, जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, तो गॉसियन सरफेस पे जो रेडियस है दिस इज स्मॉल आर, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा क्यू। दिस इज द नेट, ये देखो, और ये मैंने करवा रखी है, प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो में देख लेना कि ये वाली डेरिवेशन करवाई या नहीं करवाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फॉर एन यूनिफॉर्म, ठीक है, सॉलिड चार्ज स्फीयर आउटसाइड अ पॉइंट पी, if we have to calculate the electric field outside the charge sphere at a point P, we will get to know that the electric field, ठीक है, is equal to that electric field for supposing a charge concentrated at the center। एक चार्ज जो सेंटर पे कंसेंट्रेटेड हो, यही तो फॉर्मूला होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है।
ये किसी एक चार्ज, जब एक चार्ज कंसंट्रेटेड है, सेंटर पूरा है, ऐसे फैला नहीं हुआ है, सरफेस पे नहीं फैला हुआ है, कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट पे। वैसे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एक चार्ज के लिए, ठीक है, 1/4πε0 Q/r²। इसमें भी एक चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल सेंटर पे कहीं बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, वो चार्ज है, वो कहीं फैला नहीं हुआ है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट या एट अ सेंटर। और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ सरफेस, आउटसाइड हम कह सकते हैं कि किसके आउटसाइड, आउटसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस, पी पॉइंट पे, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी सेम ही आई है। और इसमें मैं आपको एडिशनली एक चीज बता देता हूं, कि सपोज करो ये डेरिवेशन ना आई, सरफेस पे ले आया, व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R, जब ये r और r बराबर हो जाए, मतलब ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने को भी आया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ग्राफ प्लॉट करने को भी आया हुआ है। तो जब r और r बराबर होगा, मतलब कि जब ऑन द सरफेस बातें चलेंगी, तो स्मॉल r को कैपिटल R से चेंज करा दूंगा, इज इक्वल टू Q/4πε0 कैपिटल R²। दिस इज व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब इसके बाद बात आती है स्मॉल r कैपिटल, अच्छा इनसाइड, सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल गए, इनसाइड द सॉलिड सरफेस, इसके अंदर कहीं भी ये पॉइंट हुआ, ये पी पॉइंट यहां हुआ, यहां हुआ, इसके अंदर कहीं भी पी पॉइंट हुआ, अब ये कंडक्टिंग सरफेस है, चार्ज सारा सरफेस पे ही है, तो अंदर कुछ है नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, क्योंकि अंदर चार्ज है ही नहीं। तो ये सारे का सारा चीज थी, डायग्राम बना लो, ds सरफेस एलिमेंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया, r वेक्टर बाहर ले लिया, यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर ds के परपेंडिकुलर रहेगा बाहर की तरफ। अब n का यूनिट वेक्टर e का डायरेक्शन सेम बन गया, तो cos 0 हो गया था, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। अब बनाते हैं ग्राफ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, ये भी ग्राफ बिल्कुल वही ग्राफ है जो मैंने वीडियो में डाला है। तभी मैं बोलता हूँ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, दूसरों को भी दो, ताकि वो भी देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक कर लो, क्योंकि अब ये फिजिक्स की वीडियोस तो आएंगी, मैथ्स की भी लाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन फिजिक्स की तो वीडियोस अब आनी ही आनी है, इस बात की आप श्योरिटी और गारंटी मेरे से ले लीजिए। हाँ, एक पॉइंट है ये r इज इक्वल टू r, यहां मैंने ई मैक्स मान लिया, मैक्सिमम r जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तब ये होगा, ठीक है, और आपको पता है कि r जो है वो छोटा ही है, तो ये मैक्सिमम एक पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इसके पीछे जब r से बड़ा होगा कैपिटल R, इससे पीछे मतलब ये रहा था सरफेस, ये था आपका पी पॉइंट, यहां से यहाँ का डिस्टेंस था r और ये था r। जब मैं r से भी पीछे आ जाऊंगा, अंदर आ जाऊंगा कहीं पे, व्हेन मेरा r बड़ा हो जाएगा और ये स्मॉल r छोटा, क्योंकि अंदर आ जाऊंगा, जब अंदर आ जाऊंगा तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। और जब मैं r इज इक्वल टू r के आगे बढ़ूंगा, आगे जाऊंगा, स्मॉल r आगे जाऊंगा, स्मॉल r है ये, आगे जाऊंगा तो r की वैल्यू बड़ी होगी स्मॉल r, बड़े r से। अब ये पॉइंट नाप लो, यहाँ पर कौन बड़ा है, इस पॉइंट पर कौन बड़ा है, कैपिटल R बड़ा है, तो कैपिटल R बड़ा है तो रेडियस की वैल्यू, ये स्मॉल r की वैल्यू बड़ी होगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जैसे जैसे मैं बाहर जाता चला गया, मेरा स्मॉल r बढ़ता चला गया, जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो यहां से r की वैल्यू r के बाद मेरा ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ जाने लग जाता है, इस तरीके से मेरा ग्राफ डाउनवर्ड जाता है, डिक्रीज करता हुआ नीचे की तरफ। नोट कर लीजिए, दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द ग्राफ, ये फर्स्ट पार्ट है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, सेक्शन डी 2020 का फर्स्ट पार्ट, दिस इज द क्वेश्चन, करिए नोट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी इसी साल का है, 2020 का। जैसे मैंने बताया था, जो पिछला क्वेश्चन था वो 5 मार्कर का था सेक्शन डी में, ए पार्ट में वो डेरिवेशन थी, बी पार्ट में ये थी, मतलब दोनों ही क्वेश्चन मिला के 5 नंबर के थे। तो आप देख सकते हो कि आपको पेपर में कितना एक्टिव होना पड़ेगा, आपको पेपर में कितना एक्टिव होना पड़ेगा। 5 नंबर के लिए आपको डेरिवेशन ग्राफ बनाना है, दैट इज 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स,
और बाकी बचे हुए 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी आपको एसोसिएटेड उससे बनाना है। तो चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है 2 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है +1 माइक्रोकूलम का, एक है +4 माइक्रोकूलम का। ठीक है, आर कैप 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मैंने बोल दिया ये मेरा +1 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है और ये मेरा +4, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। इनका चार्ज मैंने इनके ऊपर लिख दिया। ठीक है, +1 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर अपार्ट। हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है +1 माइक्रोकूलम। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है इस पूरी लाइन में, इधर 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 कहीं भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है, 0। जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है, 0। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, मैंने मान लिया ये P पॉइंट। ठीक है, मैंने मान लिया ये P पॉइंट है और मुझे डिस्टेंस निकालना है हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम। मतलब मुझे इस 1 माइक्रोकूलम से दूरी बतानी है इसकी, कि 1 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी पर एक पॉइंट P होगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी। अच्छा, P पॉइंट की वजह से, P पॉइंट समझना, P पॉइंट की वजह से +1 माइक्रोकूलम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करेगा वो इस डायरेक्शन में फेस करेगा। तो मैं लिख देता हूं E1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में फेस करेगा, क्योंकि +1 प्लस आउटवर्ड भेजता है, बाहर भेजता है। अब वही वाली बात है ना, इस पॉइंट से P पर देखूंगा तो आउटवर्ड तो इधर ही आया, बाहर निकाल रहा है। वैसे ही Q2 के तरफ से देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है। Q2 भी प्लस है, प्लस में है, पॉजिटिव है तो बाहर निकालेगा। लेकिन P पॉइंट से अगर मैं P पॉइंट पर बैठा हूं और वो प्लस है तो बाहर क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में बाहर फेंकेगा। तो E2 की डायरेक्शन हो गई इस डायरेक्शन में, E1 हो गया इस डायरेक्शन में, E2 हो गया इस डायरेक्शन में। और आपको क्या पता है, आपको ये पता है जो E नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। इनकी डायरेक्शन देखिए, ये इधर ये इधर, तो इसका मतलब E1 माइनस E2। E1 जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, E2 जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, E1 माइनस E2। ये प्लस में जा रहा है इधर, ये माइनस में जा रहा है इधर, और दोनों के माइनस से आंसर कितना आएगा ये भी मुझे पता है, 0 आएगा। ये भी मुझे पता है 0 आएगा। तो अगर इन दोनों के 0 क्यों आएगा, क्वेश्चन में बोला है, देख लो कि एक ऐसा पॉइंट लाई कर रहा है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। मैंने मान लिया P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो मतलब E नेट 0 है, जो कि E1 इस डायरेक्शन में, E2 है। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई कि E1 किसके बराबर हो गया, E2 के। E1 किसके बराबर हो गया, E2 के। E1 E2 के बराबर हो गया तो फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर निकालो कि E1 Q कितना है, चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है P पॉइंट तक का, नहीं पता ना, x मान लिया, नहीं पता x मान लिया। और ये, अच्छा ये पूरा 30 था, ये x है, ये कितना मान लिया, 30 माइनस x। तो k इंटू 1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू E2 कितना है, E2 कितना है, k इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में ये डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज 30 माइनस x का स्क्वायर। दिस डिस्टेंस, दिस इज k इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ 30 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, k से k गया खत्म, 10⁻⁶ गया, ऊपर ले गया, रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, रेसिप्रोकेट इसको भी उल्टा इसको भी उल्टा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4। स्क्वायरिंग हटा दो सबसे, x बराबर 30 माइनस एक्स अपॉन में 4, 4x बराबर में 30 माइनस एक्स, इधर आ गया तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर किस तरफ से है, +1 माइक्रोकूलम से। तो x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम के अगर मैं इधर 6 सेंटीमीटर से लूंगा तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। फिर समझिए, इस +1 की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इस Q2 की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट तो E1 माइनस E2, E1 प्लस में था, E2 माइनस में जा रहा था तो माइनस में ले लिया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे है 0। इक्वेट कराया,
E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, वहां बेस दिया तो इक्वेट हो गए तो KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सॉरी KQ बाय आर स्क्वायर, वैल्यू डाली 6 सेंटीमीटर प्लस 1 माइक्रोकूलम से और प्लस 4 माइक्रोकूलम से कितना दूर जाना पड़ेगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स इज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 4 माइक्रोकूलम, प्लस 4 माइक्रोकूलम से मुझे 24 सेंटीमीटर, यहां से मुझे 24 सेंटीमीटर दूर जाना पड़ेगा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन आपको यकीन दिला देगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये और में आया हुआ है सेक्शन डी के और में, किसके साथ, वो जो पिछले वाले दोनों पार्ट थे ना 5 मार्कर में, जिसमें एक में डेरिवेशन और साथ में न्यूमेरिकल था, उसके और पार्ट में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। ये इसका पार्ट 1 है और का ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड इसके बाद कराता हूं। तो अब देखना कि अगर आप लोग डेरिवेशंस पे फोकस नहीं करते, ग्राफ्स पे फोकस नहीं करते, न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करते, तो आपको किस तरीके के न्यूमेरिकल के साथ डील करना पड़ेगा। मैंने खुद 2020 के पेपर का रिव्यू किया था और जब रिव्यू करा था तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिससे सच में बच्चे घबरा गए थे। और अब खुद देखना, अगर तुमने वर्क डन वाला टॉपिक करा हुआ है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो देखी हुई है, तो आप ये क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वो है लेकिन कोशिश करना। चलिए, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 इनिशियली एट इंफिनिटी, डेरिवेशन को करवाने का तरीका इनका, और डेरिवेशन भी नहीं है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 इनिशियली एट इंफिनिटी, 2 पॉइंट चार्जेस थे इन्फिनिटी पर बैठे, Q1 भी और Q2 भी इंफिनिटी पे थे, आर ब्रॉट 1 बाय 1 2 पॉइंट्स P1 एंड P2। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स मैं किन किन पॉइंट्स पे लेके आया, आर ब्रॉट बाय 1 बाय 1, एक को P1 पॉइंट पे लेके आया, एक को P2 पॉइंट पे लेके आया, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेसिफाइड बाय द पोजीशन वेक्टर्स। किस पोजीशन वेक्टर्स में, R1 और R2 में। कहा, कौन से पोजीशन वेक्टर में, एक का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे लाया गया R1, एक का पोजीशन वेक्टर है R2 रिलेटिव टू सम ओरिजिन। किसी भी ओरिजिन के लिए मैं R1 और R2 पे इन्फिनिटियों से उठा के, इन्फिनिटियों नहीं मतलब इन्फिनिटी से उठा के उन दो पॉइंटों को R1 R2 में ले आया पोजीशन वेक्टर में। व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन, What is the total work done in assembling the configuration? ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। करें स्टार्ट। क्वेश्चन को समझ लो पहले, क्वेश्चन क्या है, फिर मैं बताऊंगा और ऐसे ऐसे समझ आएगा दिमाग में कि हाँ क्या हुआ है। ये इन्फिनिटी एक ये रहा, ये इन्फिनिटी ही है, मान लो ये पूरा एक इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से चार्ज Q1 लाया गया, ठीक है, किसी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर Q1 चार्ज यहां से गया, यहां तक लाया गया। ये भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से किसी इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर चार्ज आर ब्रॉट 1 बाय 1 2 पॉइंट्स P1 P2। अच्छा, P1 P2 नाम दिया हुआ है, P1 पे लाया गया, P2 पर लाया गया, P1 P2 पे दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के ले आए, Q1 को भी ले आए, Q2 को भी ले आए। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब ये R1 कहां से है, बोला है रिलेटिव टू सम ओरिजिन, मतलब यहां कहीं कुछ ओरिजिन ऐसे करके रहा होगा, ऐसे कुछ ओरिजिन रहा होगा, और इस ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस R1 है। मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ओरिजिन कहां है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है साफ साफ कि ये दोनों जो P1 P2 पॉइंट्स है, ये पोजीशन वेक्टर R1 है, ये R2 है, स्पेसिफाइड टू सम ओरिजिन, मतलब यहाँ कहीं ओरिजिन ऐसे करके रहा होगा, इस ओरिजिन से यहाँ तक का पॉइंट डेट इज R1, इस ओरिजिन से यहाँ तक का पॉइंट कुछ मेरा R2 रहा होगा। इस तरीके से कुछ ग्राफ ये होगा। तो मुझे नहीं मतलब कि ग्राफ क्या है क्या नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है इस पॉइंट से कि ये Q1 पॉइंट P1 है, ये Q2 पे जो चार्ज आया है वो Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है, किसी भी ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर R2 है और ये P2 है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, मैंने ऐसे खींच दिया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है,
अब जब पूछा आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए, व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। पहले आप इसको इन्फिनिटी से उठा के लेके आए तो आपको पता है कितना वर्क डन किया होगा आपने। जब आप इसको इन्फिनिटी से उठा के लेके आए तो आपको पता है आपने कितना वर्क डन किया है। तो डेरिवेशन भी है हमारे पास, हमने डेरिवेशन भी करी हुई है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से लाया हूं टू P1, इन्फिनिटी से P1 लाने के लिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P1। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हुआ भी चल रहा हूं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से P1 लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो, अगर मैं पोटेंशियल की टर्म्स में बात करूं तो वो होगा W अपॉन में Q इज इक्वल टू V। ये फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, W अपॉन में Q इज इक्वल टू V। तो इसको यहां भेज दिया, W इज इक्वल टू QV, W1 लिख देता हूं उसको मैं कि वर्क डन 1, क्योंकि Q1 चार्ज पे करा है तो Q1V साथ में R1। अच्छा, ये R1 मल्टीप्लाई नहीं है, ये R1 ना पोजीशन वेक्टर है। यहां से वर्क डन करा है, Q1 चार्ज को लेके आया हूं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर। अब ये पॉइंट है क्या, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट है, ध्यान से समझना, तभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट है, कहां लाया हूं मैं चार्ज को, याद करो जब वर्क डन 1/4 KQ/R निकाला है आपने, निकाला है नहीं निकाला है, KQ1 Q2/R, ठीक है। जब आप U पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में निकालते तो KQ1 Q2/R डिस्टेंस तो होता था, तो वर्क डन अपॉन में Q इज इक्वल टू V, ये पोटेंशियल की टर्म्स में निकाल रहा हूं मैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्क डन अपॉन में चार्ज, कौन सा चार्ज, जिसको लाया गया Q1 को लाया गया इज इक्वल टू V, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो मैंने W1 इज इक्वल टू Q1V कर दिया और साथ में R1 सिर्फ पोजीशन बताने के लिए है, ठीक है। इसको ये मत पढ़ना Q1 इंटू V इंटू R1, नहीं, इट इज जस्ट फॉर पोजीशन वेक्टर की ये पोजीशन है। वैसे ही वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2, इन्फिनिटी से P2 लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसका नाम दे दिया मैंने W2 अपॉन में जिस चार्ज को लाए हो Q2 को इज इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको पता है जो पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। अब इस वाले के लिए क्योंकि यहां पर साफ साफ बोला इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाइड बाय द पोजीशन वेक्टर्स, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो तो सेम ही है, जैसे कि यहाँ V R1 और यहाँ V R2। पोटेंशियल तो यही है, पोटेंशियल अगर मैं पूछूं तो यही तो पोटेंशियल है भैया, पोटेंशियल V है, सेम है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, नहीं कर रही है, तो पोटेंशियल V ही है। और इस V के साथ R1 लिख दिया कि इस R1 पोजीशन वेक्टर इन्फिनिटी से इस R1 वेक्टर तक लेके आ रहे हैं पोटेंशियल को। तो W2 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू V। तो वर्क डन जो कर रहा है यहाँ पर भी QV2, ये तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन V2, अच्छा यहाँ पे Q2V लिखूंगा पहले तो, क्योंकि चार्ज मैं Q2 लाया हूं, पोटेंशियल विल बिकम द सेम, पोटेंशियल विल रिमेन्स द सेम, पोटेंशियल सेम रहेगा Q2.V। और साथ में यहाँ R1 वेक्टर को लेके गया था, R1 पोजीशन पर लेके गया था, नीचे देखिए किस पोजीशन पे लेके आए हैं, नीचे देखेंगे जब आप, ठीक है, नीचे जब आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहां पर, यहां से यहां लाने के लिए पोजीशन वेक्टर R1 पे, यहां से यहां लाने के लिए पोजीशन वेक्टर R2 पे। तो अब मैं यहां पर जो पोजीशन वेक्टर लेके आऊंगा वो आएगा R2, Q2V R2। क्या इतना ही वर्क डन है, बताइए, क्या इतना ही वर्क डन करा है? ये टोटल वर्क डन जो है इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए शुरुआत से लेके आए, इसको लेके आए, क्या इतना ही वर्क डन है? नहीं, गलत, एक वर्क डन और है। अब ये यहां बनाए रखने हैं, इट इज पॉजिटिव अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भागेंगे, रिपेल करेंगे, ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, इनको पकड़े रखने के लिए, या Q2 को पकड़े, सपोज करो Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 है यहाँ,
तो Q1 Q2 पर कितना वर्क डन करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा कि भाई रुक जा, मत भाग दूर, रुक जा। सो वर्क डन इन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1, Q2 की वजह से Q1 पे या Q1 की वजह से Q2 पे, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी इंक्लूड होगा, तो उसको मान लिया R12। आपने पढ़ा है ये, इधर Q1 से Q2 की तरफ जाऊंगा तो R1 से R2 की तरफ जाऊंगा तो R12, इधर से इधर की तरफ आऊंगा तो R21, कुछ भी लिख लो एक ही बात है, डिस्टेंस तो उतना ही है। R12 बोलो चाहे R21, R12 बोलोगे तो इधर की तरफ आएगा नीचे, R21 बोलोगे तो पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1, Q2 की वजह से Q1 पे जो लगेगा वो कितना लगेगा, चलिए तो फॉर्मूला वो भी पता है आपको, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R, यही फॉर्मूला होता है 1/4πε0। फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला तो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। तो R कितना है, R12। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन टू बी इन द सेम पोजीशन, फिक्स पोजीशन में रखने के लिए कि भाई ये हिले ना, इसकी वजह से ये ना हिले, ठीक है, ये यहाँ रखा हुआ है और ये यहाँ बने रहे। तो इस पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि ये यहाँ बना रहे, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी से एक पॉइंट को लेके आया R1 पोजीशन वेक्टर पे, इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज Q2 को लेके आया R2 पे। सो इस यहां से यहां लाने का वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल निकाल लिया है, ठीक है। फिर इन्फिनिटी से दूसरे वाले को एक R2 पोजीशन वेक्टर पे लेके आने के लिए, तो W1 Q1 V R1, R1 इज नॉट द रेडियस, रेडियस नहीं है, पोजीशन वेक्टर है, बस पोजीशन बता रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो W1 इज इक्वल टू Q1 V इंटू ये हो रहा है, ये साथ में लिखा हुआ है बस मैंने, ठीक है, क्योंकि वो जो मेरा पोटेंशियल है वो सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम रहेगा। जो इधर रहेगा पोटेंशियल वो VR1, इधर जो पोटेंशियल रहेगा वो VR2, ठीक है। तो W1 इज इक्वल टू Q1 V R1, दिस इज द वर्क डन कि मैं इसको इन्फिनिटी से यहां लाया, इस वाले को इन्फिनिटी से यहां लाया, तो Q2V मल्टीप्लाई करा दिया और Q2V को यहां लाया R2 वेक्टर। उसके बाद सिर्फ यहां लाके हो जाएगा, ये भागेंगे ऐसे, पॉजिटिव है दोनों, भागेंगे। तो बरकरार रखने के लिए, जैसे ये मान लिया मैंने, ये इसकी पोजीशन फिक्स है, इसकी पोजीशन फिक्स है, तो अब मैं इसको पास लेके आया, ठीक है, यहां लाके रखा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड अजम्पशंस। मैं इस पॉइंट को यहां लेके आया, अब ये दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, इसको वर्क डन कितना मुझे करना पड़ेगा कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इस पे लगाए रखूं और ये यहाँ बने रहे, इस असेंबली को, असेंबली मतलब ये जो मैंने सेटअप बनाए, सेटअप हिले ना, छिड़े ना, तो बनाए रखने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, आपको फॉर्मूला पता है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, दिस इज द फॉर्मूला। सो टोटल वर्क डन, सो टोटल जो वर्क डन आपका हुआ, टोटल वर्क डन इस पूरी असेंबली का, वो किसके बराबर होगा, अच्छा टोटल वर्क डन को यू भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल होगी W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये मैंने मान लिया, इसे W3 लिख दो। तो Q1V R1 पोजीशन वेक्टर के लिए, Q2V R2 पोजीशन वेक्टर के लिए, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 पोजीशन वेक्टर, प्लस अपॉन में R12 पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा R12। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फिनिटी से VR1 पोटेंशियल R1 पोजीशन वेक्टर पे लाया, कितना वर्क डन करा, इतना। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आया, जिस पॉइंट ये R1 R2 पॉइंट किसी भी ओरिजिन से है, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो ओरिजिन का है, वो ओरिजिन चाहे यहाँ हो तो यहाँ से ये R1, यहाँ से ये R2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये R1 पे है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये R2 पे है, और तभी ये हुआ R12। ये आपने 11th क्लास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R1 है, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट हुआ ना R1,
यहाँ से यहाँ का R2 है, तो ये कितना होगा R12, या ऊपर जाऊंगा तो R21। तो यहाँ से यहाँ लाने का वर्क डन, यहाँ से यहाँ लाने का वर्क डन इन द सेम एक्सटर्नल फील्ड, सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो पोटेंशियल विल रिमेन द सेम, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो पोटेंशियल सेम रहा, W बाई क्यू सॉल्व करा, पहले को लेके दूसरे को लेके, फिर अब दोनों आएंगे तो भागेंगे भाई, उधर भागेगा नीचे भागेगा, अब ये बने रहे यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, एक पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट लगानी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा किसी एक पे। Q2 पे कर दिया, Q2 पे नहीं करना था, Q1 पे कर देते, बात बराबर ही आती। तो वो 1/4πε0 Q1 Q2/R ये फॉर्मूला होता है मेरा, ठीक है। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं तो दिस इज द फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। मैंने टोटल वर्क डन निकाल दिया, अब इसे यू लिख लो या डब्ल्यू नेट लिख लो। डब्ल्यू नेट मतलब नेट वर्क डन, यू बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, तीनों को प्लस करके इस तरीके से लिख दिया। दिस इज माय फाइनल आंसर। नोट करो इसको फटाफट से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दिया है मैंने आपके सामने बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपका गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 5वीं वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ऐसा न्यूमेरिकल कराया था, और ये 2020 के पेपर में फिर से आया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ है। वैसे मैंने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं कराऊंगा, लेकिन उसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस एंड कैपेसिटेंस के नाम से है, वो मैंने चैप्टर 2 की अलग प्लेलिस्ट बनाई है। पहले वहां सारे टॉपिक्स होंगे और फिर उस पर मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। अभी ये मैं सोच रहा हूँ कि ये एक ही वीडियो है, ऐसी यूनिट 1 प्लेलिस्ट खत्म हो चुकी है, चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट खत्म हो चुकी है। अब जो भी मैं चीज उसमें डालूंगा वो सारे आप थंबनेल देख के पहचान जाओगे कि सब न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल डालेंगे, और बहुत न्यूमेरिकल डालेंगे अथाह क्वांटिटी में। करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A cube of side 20 सेंटीमीटर is kept in a region as shown in the figure। ठीक है, ये फिगर बहुत मुश्किल से बना है, पूरे 5 मिनट लग गए। डायग्राम थोड़ा सा डायग्राम में ऐसे ही है हाथ अभी। तो ये पूरा का पूरा है मेरा XYZ एक्सिस। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट एट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन बाय। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, अभी नहीं पता है किस डायरेक्शन में है, निकाल लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पोटेंशियल है आपको दे दिया गया है, E इज इक्वल टू 10x प्लस 5। अब x एक्सिस में x जो है वो आपका मीटर में है, x किस में है, मीटर में है, ठीक है। x जो है 5 मीटर 6 मीटर जितना भी होगा, तो x एक्सिस में ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, नीचे हो गया z एक्सिस। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसकी डायरेक्शन निकाल लो, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो थ्रू द क्यूब। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो थ्रू द क्यूब। ये दो चीजें मुझे निकालनी है, और ये पिछले वाले क्वेश्चन के साथ आया हुआ था। मतलब 5 नंबर में सोच रहे हो, पहले तो वो सोचो कि असेंबली लेके आनी है, पहले एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाए, दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लाए, फिर उसको बनाए रखने के लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसके साथ ये क्वेश्चन आया था, और ये दोनों मिला के 5 नंबर में थे, ठीक है। तो जितना दिमाग को एक्सप्लोर करोगे, जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, उतना ज्यादा आपके समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, सबने। माइनस डीवी बाई डी आर होता था, या डीवी बाई डी एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एल, डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, डीवी बाई डी आर। तो ये होता है। यहाँ वोल्टेज किसका फंक्शन है, एक्स एक्सिस का फंक्शन है, तो मैंने नीचे डी एक्स लिख दिया। इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। E is equal to minus dv by dx, so E is equal to minus what is dv, d 10x plus 5 अपॉन में dx। और ना 2 सेकंड का सवाल था, ज्यादा मुश्किल कुछ था ही नहीं इसमें। और इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ये 2017-2016 में ये आपका जेई में बिट सेट में ये आया था, ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ ये सेकंड पार्ट। तो माइनस डीवी बाई डी एक्स था, तो ये माइनस बाहर ले लिया, तो 10x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन आपको आता है, 10x का माइनस 10 रह जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन तो माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करा दिया, 10x का डिफरेंशिएशन 10, 5 का 0, तो माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे डायरेक्शन साइन आ गया माइनस का, ठीक है। x मीटर में था, x एक्सिस में, और यहां साइन आ गया माइनस में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लग रही है x एक्सिस में, बाहर की तरफ,
इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लग रही है। कैसे पता चला? वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स मीटर में होगा। अब ये एक्स मीटर में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो माइनस में है, तो माइनस में एक्स का फंक्शन है तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए तो माइनस में आंसर आएगा। यहां आंसर 0 डाल लो, 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो, 4 डाल लो, 5 डाल लो। हर पॉजिटिव वैल्यू अगर एक्स की डालूं, एक्स की हर 0 से बड़ी 1 2 3, यही तो होता है भाई 1 2 3। एक्स एक्सिस का ग्राफ ऐसे ही बनाते हो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऐसे ही बनते हैं। पॉजिटिव वैल्यू पे तो कभी माइनस में आंसर नहीं आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? बट जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट करा इसको माइनस जीवी बाई डी एक्स, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड किस में निकल के आ गई? माइनस में। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में ही लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि इसका कंपोनेंट आगे साइन क्या आ गया? माइनस का। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में लग रही होती, क्योंकि वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वोल्टेज किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। वोल्टेज एक्स का फंक्शन है तो इधर लग सकती थी या इधर लग सकती थी। अगर आंसर पॉजिटिव आता तो इधर लगती, प्लस में होता इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आई है माइनस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब एक चीज पहले तो मैं श्योर शॉर्ट आपको ट्रिक बता दूं। जब ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक क्या है? इफ, अगर आपका, ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ये मैं बताता नहीं हूं क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे अगर ये लिख के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। जो ये वाली चीज है ये याद रहती है वो एमसीक्यूज में। एम्स का पेपर है, नीट का पेपर है, जेई का पेपर है, बिटसेट का पेपर है, उसमें इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन देन टोटल फ्लक्स inside the cube, total flux inside the cube is equal to total flux going out of the cube। जितना फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से पास कर रही है। तो अगर ट्रिक सुन लो, क्या है ट्रिक? है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में रहेगी, तब जो आपका नेट फ्लक्स आता है, तो देयर विल बी द टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्यूब इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स आउटसाइड या फिर गोइंग आउटसाइड ऑफ द क्यूब। तो तब आपका फ्लक्स फाइनेट 0 आएगा। तब आपका फ्लक्स 0 आएगा। तो ये सवाल आता था क्योंकि आप आजकल क्या चलन चला है? आजकल ये चलन चला है कि भैया बोर्ड के पेपर में ना एक जेई का सवाल मींस या फिर आईआईटी लेवल का सवाल डालो, पूरे नहीं आने चाहिए बच्चों के नंबर, ठीक है, और इसी को तोड़ना है हमको। 90 तो बीट करने कोशिश करनी है, 100 पार करने की। बाकी तो पेपर पूरा आसान आता है फिजिक्स का, कोई डिफिकल्टी नहीं है अगर A to Z कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा है तो। पर एक सवाल वो डाल देते हैं अच्छा वाला। तो देखिए आपके सामने ये रहा, ट्रिक लिख दी मैंने। जब एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर आपसे बाय चांस पूछ लिया कि फ्लक्स बता दो, तो अगर एमसीक्यू है तो 0 लिख देना, आंख बंद करके 0 लिख देना कि अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, द इनसाइड गोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटसाइड द गोइंग फ्लक्स। जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतने फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो नेट फ्लक्स अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो टोटल नेट फ्लक्स विल बी 0। टोटल नेट फ्लक्स विल बी 0। न्यूमेरिकल के थ्रू करके बता देता हूं, मुझे पता है। ये सिर्फ तभी याद रखना है, ये ट्रिक सिर्फ तभी याद रखनी है, इसे नोट कर लो, ये सिर्फ तभी याद रखनी है जब आप एमसीक्यू में कर रहे हो, अदरवाइज आपको इस तरीके से करना है। फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 5, फाई 6। 6 क्यूब बना दिए। इस क्यूब के 6 सरफेस हैं, इस क्यूब के 6 सरफेस हैं। दिस इज 1, फिर ये हो गया 2 नीचे वाला, फिर ये 3 बाहर वाला, ये 4 पीछे वाला, 5 ऊपर वाला, 6 इधर वाला। 6 ये, 2 नीचे वाला, 3 सामने वाला, ठीक है, 4 ये पीछे वाला, 5 ऊपर वाला, 6 इधर वाला। समझ के देखो, अभी क्यूब है नहीं मेरे सामने, नहीं तो क्यूब के 6 फेसेस होते, सबको पता है। 5 1 फॉर्मूला होता है E इंटू ए, ई डॉट ए, ई डी एस कॉस थीटा जो हम पढ़ते हैं, E इंटू ए, ई ए। अच्छा, अगर ये सरफेस है ए, इसका नॉर्मल वेक्टर लगेगा बाहर की तरफ,
इसका नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ, ये आपको पता है, ये मैंने फ्लक्स में न्यूमेरिकल कराया है कि जिस भी सरफेस पे आपको फ्लक्स निकालना है उस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ नॉर्मल वेक्टर लगता है। नॉर्मल वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, नॉर्मल वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। एंगल कितना होगा नॉर्मल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में? cos 180 प्लस फाई 2, नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, ये सरफेस तो उसी सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ एन वेक्टर लगेगा। इस सरफेस के में अगर फ्लक्स निकालना है तो इस सरफेस का, ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, सपोज कीजिए ये नीचे का सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, कोई चीज ऐसी होगी, ये ऐसे है, इसको मैं पकड़ लेता हूं, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही माइनस में जा रही, एंगल क्या हो गया, एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ई ए cos 90 प्लस फाई 3 सामने वाला सरफेस, ये सामने ऐसे, ये लो, ये सामने वाले के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर एन यूनिट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल 90 डिग्री, ई ए cos 90 फाई 4 ये वाला पीछे वाला, एग्जैक्टली इस बोर्ड के पीछे वाला, ये पीछे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये पीछे 90 डिग्री, cos 90 सारा जीरो होगा अभी। 5 ऊपर वाला, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, एन नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ, एन नॉर्मल ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, प्लस 6 कौन सा, ये आ गया अपना 6 है, ये छठा बाहर वाला, इस सरफेस के लिए, छठे बाहर वाले सरफेस के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे बाहर होगा, एन वेक्टर बाहर, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है cos 0। छठे फेस के लिए ये इधर वाला जो सरफेस है, ये ऐसे क्यूब है, ठीक है, ये ऐसे क्यूब है सामने मेरे, ये क्यूब है, जो छठे वाला सरफेस है किनारे वाला, इसके लिए बाहर निकलता हुआ नॉर्मल वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, तो ये cos 0 डिग्री। अब फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1, ये cos 180, तो ई, अच्छा ये फाई 1 था, अच्छा ये 1 एरिया क्या है, स्क्वायर है ना, 20 इंटू 20, अरे फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, 20 इंटू 20, cos 180, तो आगे साइन माइनस का आ गया, प्लस ई ए, इधर भी एरिया 20 इंटू 20, क्योंकि क्यूब की सारी साइडें सेम होती है, इधर भी सरफेस, ये वाले को मैं स्क्वायर मानूंगा तो ये इंटू 20 इंटू 20, ये 1 हो जाएगा, cos 0 1। आप दे सकते हैं -400 ई प्लस 400 ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आपके सामने -10, उठा के डाल देना, कुछ फायदा नहीं होना, आना जाना 0 है, फाई नेट 0, कोई फायदा नहीं है वैल्यू डालने का, यही देख के कट जाते हैं आंसर, ई ए cos 180, ई ए cos 0, cos 80 माइनस में, माइनस ई ए प्लस ई ए कैंसिल होके फाई नेट 0। प्रूफ कर दिया सीबीएसई वालों के लिए, ट्रिक बता दी जेई एम्स वालों के लिए। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में रहेगा, टिक मार देना कि मेरा टोटल फ्लक्स इनसाइड द बॉडी इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स आउटसाइड द बॉडी विल रिमेन सेम, तो फाई नेट रहेगा 0, और ये मैंने प्रूव भी कर दिया 6 के 6 फेसेस के लिए। सो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आए हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरी वीडियोस को बहुत अच्छा वो दिया है, 1-2 महीने के अंदर ही, ज्यादा तो नहीं लेकिन मेरे लिए तो ज्यादा ही है, मोर देन 10,000 मिनट्स का वॉच टाइम आ गया, मतलब 150-200 आवर्स देख ली गई ये वीडियोस। तो अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, मेल भी करते हैं, तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे कंटेंट को बढ़ाऊंगा मैं, समय लगेगा लेकिन करेंगे चीजें, और इसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट आप लोगों का जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।